बच्चे कौम के मेमार होते हैं और उनकी बेहतर ज़हनी सेहत ही मुंसलिक होती है अक़वाम की तरक्की और बहबूद के साथ। अगर बच्चे को उसकी माँ से 6 महीने की उम्र के बाद अलग कर दिया जाए तो बच्चा यासियत यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर ये यासियत उसकी ज़िंदगी के बकी अदवार में कायम रहती है। 6 से 12 साल की उम्र के दरमियान बच्चे में मोहब्बत और हमदर्दी यानी कंपैशन और एम्पैथी और चीज़ों को शेयर करने के जज्बात पैदा होते हैं। माशरे में बेशुमार वाक़यात, बेरहमी, नाइंसाफ़ी, जुल्म और जबर इंसानों के साथ इंसानों की जो हैं इन अफराद में सुपर ईगो डेवलप नहीं हो सकी होती है। वो तमाम ज़िंदगी हिर्स, हवस, तमा और छीन लेने के लिए ही गुजार देते हैं और वो सही और गलत के तस्वुर से आरी होते हैं। और इस स्लेट पर एज अ रोल मॉडल हम जो लिखते हैं बच्चा बड़ा होकर वही डिलीवर करता है। हम और आप आज जो बीज बो रहे हैं आगे चल के उसके मीठे और कड़वे फल के जिम्मेदार हम खुद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज की तकरीर से पहले थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा मिल्कियत के हवाले से। एक लफ्ज़ मिल्कियत है जिसमें इंसान समझता है कि जो चीज़ें उसके पास हैं वो उसकी अपनी हैं। तो छोटी सी कहानी है, अगर कुछ लोग गौर से ज़रा सुने। एक जंगल था और उस जंगल में एक फ़कीर रहता था। वो फ़कीर जो था वहाँ से एक बादशाह का गुज़र हुआ और बादशाह ने अपने लश्कर को रोका और कहा कि उसको बुलाओ यहाँ पे, कौन है यहाँ पे। फ़कीर डरते डरते बाहर आया और कहने लगा कि मैं फ़कीर हूँ। कहने लगा ये मेरा लश्कर है, ये मेरा ख़जाना है, मेरी सल्तनत का ख़जाना है, ये सारा रख लो, जिसमें सारे हीरे जवाहरात सारी चीज़ें थीं। और 2 हफ्ते के बाद एक दूसरा लश्कर आएगा, उसको ये ख़जाना दे देना। फ़कीर ने डरते डरते वो सारा ख़जाना रख लिया अपनी झोपड़ी के अंदर। 2 हफ्ते तक वो ख़जाना उसके पास रहा। 2 हफ्ते के बाद एक दूसरा लश्कर वहाँ से गुज़रा। बादशाह ने उस फ़कीर को बुलाया और कहा कि कोई बादशाह गुज़रा था 2 हफ्ते पहले। उसने कहा हाँ। उसने कहा कुछ रखवाया था? बोले हाँ। बोले जो रखवाया था वो मुझे दे दो। फ़कीर ने वो सारा माल और सारे हीरे जवाहरात वो सब कुछ बादशाह को दे दिए, दूसरे बादशाह को, और वो बादशाह वहाँ से चला गया। तो कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। तो इस कहानी को सोचने के बाद मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी, कंसल्टेंट सीनियर साइकियाट्रिस्ट एट कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, सर्विंग हियर फॉर लास्ट 12 ईयर्स। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे मेरे वालिदैन जो थे वो इस काबिल थे कि मुझे अच्छा खिला सकते थे, अच्छा पढ़ा सकते थे। पैदाइश के टाइम पे ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मैं तंदुरुस्त था। सफ़र आगे बढ़ा, जहन अच्छा था, फर्स्ट आ गए, मैट्रिक में और इंटर में पोजीशंस आ गई और उसके बाद MBBS में एडमिशन हो गया। वालिद साहब के पास पैसे थे तो अमेरिका चले गए और वहाँ पे ट्रेनिंग भी हासिल कर ली और वापस आके FCPS का एग्ज़ाम पास कर लिया। अब जब मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ हूँ और अपने चैम्बर में बैठ के 10, 12, 15 मरीज़ जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं अगर ये सोचूं कि डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी क्या बात है आपकी, क्या टौर है आपके, चैम्बर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हज़ारों में आपकी फ़ीस है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा कोई ख़ास रोल नहीं है, ना यहाँ तक पहुँचने में, ना मेरी जहनी सलाहियत में, ना उन पैसों में। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उस फ़कीर के पास वो जो ख़जाना रखा था 2 हफ्ते तक, वो फ़कीर ने नहीं कहा कि ये ख़जाना मेरा है। तो फिर आखिर में बात क्या है? बेसिकली बात जो है वो बेसिकली इस हद तक है कि ये सब चीज़ें जो मिली थी, सवाल ये पैदा होता है ये सब चीज़ें क्यों मिली थी मुझे। क्योंकि अगर कोई मरीज़ अपने बच्चे के साथ आता है, बीमार बच्चे के साथ आता है और उसकी माँ या बाप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, इसको ठीक कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सारी अता करदा चीज़ें इसलिए थी कि ये सब कुछ जो मुझे मिला था मुझे उसको देना था। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि उस फ़कीर को एक बादशाह ने अपना ख़जाना दिया था, क्योंकि उसको कहा कि इस ख़जाने को दूसरे बादशाह को देना। तो मिल्कियत का तस्वुर बेसिकली ये है कि जो कुछ भी अता करता है वो हमारा नहीं है,
उसका कोई मकसद है, वो अमानत है, वो हमें देनी है, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो जहन हो, चाहे वो कोई डिग्री हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो। तो यहाँ तक तो बात मिल्कियत के हवाले से आती है। और आज का जो मौजू है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। आज का मौजू जो है वो है बच्चे की जहनी सेहत और कौम की बका, यानी कि मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड सर्वाइवल ऑफ अ नेशन। आज का मौजू जो है वो इंतखाब करते वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल कि ये कितना वसी समंदर है। मैं इसकी इब्तिदा कहाँ से करूँ और कहाँ पर इसका अख्ताम करूँ, मगर अंदर से बार बार ये मुझे आवाज़ आ रही थी कि क्या मेरी सिर्फ यही जिम्मेदारी ड्यूटी है कि मैं अपने ऑफिस में बैठकर मरीज़ को दवा लिख दूँ और फिर मरीज़ चला जाए, क्या मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है? तो अंदर से आवाज़ आई कि नहीं। क्यों? क्योंकि आज के माशरे और अफराद के किरदार की तनज़्ज़ुली और उसकी बेहतरी के लिए माहिर नफ्सियात का जितना बड़ा किरदार अब है, शायद पहले कभी नहीं था। और इसी सोच की बिना पे मैंने ये टॉपिक्स चूज़ किया है। बच्चे कौम के मेमार होते हैं और उनकी बेहतर ज़हनी सेहत ही मुंसलिक होती है अक़वाम की तरक्की और बहबूद के साथ। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर बच्चे की ज़हनी की सेहत की अहमियत का अंदाज़ा इस हद तक है कि अगर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को ये अंदाज़ा हो जाए कि किसी घर में बच्चे के साथ फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल अब्यूज़ या निगलेक्ट हो रहा है, तो बच्चे को उसके वालिदैन से अलग करके अपनी तहवील में ले लेते हैं। क्योंकि अमेरिका को अपने मुल्क के मुस्तकबिल की भाग-दौड़ संभालने के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद बच्चों की ज़रूरत है और वो इस हकीकत से आशना है। अमेरिका में चंद साल पहले के कुछ आदाद शुमार में पेश करता हूँ, जिनमें बच्चों के 11.1% बच्चों का डिप्रेशन का इलाज हुआ था, जबकि 59.3% बच्चों का एंग्जाइटी का इलाज हो चुका है। हम सबको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ यानी कि जहनी सेहत है क्या। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। जहनी सेहत सिर्फ ये नहीं है कि इंसान को कोई जहनी या नफ्सियाती बीमारी नहीं है, बल्कि ये वो जहनी हालत है जिसमें इंसान को अपने पोटेंशियल्स यानी अपनी सलाहियतों और खूबियों और टैलेंट का बखूबी अंदाज़ा हो, वो ज़िंदगी के नॉर्मल स्ट्रेसर्स यानी दबाव और परेशानियों से नबर्द आजमा हो सके, वो प्रोडक्टिवली और सूदमंद तरीके से काम कर सके और माशरे की बेहतरी में अपना मुस्बित किरदार अदा कर सके। ये मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है। ज़हनी सेहत की इस क्राइटेरिया को अगर आज के माशरे पर लागू किया जाए तो ज़्यादातर अफराद ज़हनी तौर पर गैर सेहतमंद नज़र आएंगे। आज का मौजू क्योंकि मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड से मुंसलिक है, तो मैं नेपोलियन की 2 कोटेशंस यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक में नेपोलियन कहता है कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन, जबकि दूसरी का नेपोलियन कहता है कि गिव मी एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ अ सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन। यानी बच्चे की इब्तिदाई तरबियत में उसका माँ का किरदार सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो फिर इस हवाले से माँ का जहनी तौर पर सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। माँ के अलावा भी जो अफराद बच्चे की तरबियत के साथ मुंसलिक होते हैं, चाहे वो बाप हो, चाहे ख़ानदान के अफराद, असातिज़ा, दोस्त या मीडिया, इन तमाम की जहनी सेहत का असर बच्चे की तरबियत पर पड़ता है। बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट और तरबियत कितनी उम्र में शुरू हो जाती है, इसका अंदाज़ा ज़्यादातर लोगों को नहीं है। जब तक नॉर्मल डेवलपमेंट का इल्म नहीं होगा, हम एबनॉर्मल को नहीं पहचान सकते। 3 हफ्ते का बच्चा माँ की फेशियल मूवमेंट्स की नकल उतारने की कोशिश करने लग जाता है। अच्छा, 16 हफ्ते में बच्चा माँ के मुस्कुराने पर मुस्कुराने लगता है। अगर बच्चे को उसकी माँ से 6 महीने की उम्र के बाद अलग कर दिया जाए तो बच्चा यासियत यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फिर ये यासियत उसकी ज़िंदगी के बकिया अदवार में कायम रहती है। माँ और बच्चे के दरमियान मोहब्बत और लगाव के ताल्लुकात, जिसे बॉन्डिंग और अटैचमेंट कहते हैं, वो बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई चंद महीनों में ही कायम हो जाती है। बच्चे के अंदर अटैचमेंट माँ के जिस्मानी लम्स, भूख के वक्त ग़िज़ा की फरहमी और खौफ के वक्त माँ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से पैदा होती है। जो माएँ इस अदवार में बच्चे की इन ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखती हैं, वो बच्चे घबराहट और बेचैनी का शिकार रहते हैं। बच्चे की ज़हनी सेहत 5 से 6 साल का बच्चा तजस्सुस, फ़ख्र, शर्म, खौफ, हसद और ज़िल्लत के जज्बात महसूस करने लग जाता है।
6 से 12 साल की उम्र के दरमियान बच्चे में मोहब्बत और हमदर्दी यानी कंपैशन और एम्पैथी और चीज़ों को शेयर करने के जज्बात पैदा होते हैं। 12 से 18 साल यानी एडोलेसेंट के वक्त बच्चे की जिस्मानी और जिनसी नशोनुमा में तेजी से इजाफा होता है। ऑटोनोमस यानी खुद मुख्तारी और खुद से फैसला करने की सलाहियत पैदा होने लगती है। बकौल एरिक्सन के इस दौर में बच्चा आइडेंटिटी गुजर रहा होता है, वो अपनी जाती शनाख्त बनाने के मरहले में दाखिल हो चुका होता है। इस दौर में बच्चा हीरोज को आइडलाइज करता है और रोल मॉडल का तस्वुर पैदा होता है। फ्राइड के बकौल जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर फितरी जिबिल्लत यानी इंस्टिक्चुअल डिराइव्स होती हैं, जिसे फ्राइड ने इट का नाम दिया है। इट में बच्चा अपनी हर ख्वाहिश को जल्दी पूरा करना चाहता है बाई एनी मीन्स। इट में ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी सही या गलत का तस्वुर बच्चे के अंदर नहीं होता है। अगर बच्चे की सही तरबियत होनी शुरू हो और सही माहौल के असर से इट को कंट्रोल करने के लिए ईगो डेवलप होना शुरू होती है, जो कि इट को यानी जिबिल्लत को हकीकत से आगाह करती है और ख्वाहिशात की तकमील के लिए सही रास्ते का तयन करवाती है। नॉर्मल डेवलपमेंट में वालिदैन की बेहतर तरबियत, इखलाकी शऊर और वालिदैन के इक़दार को देखते हुए 6 साल की उम्र में सुपर ईगो डेवलप होती है, जो कि तमाम जिंदगी इंसान के ज़मीर के तौर पर उसे ये आगाही देती रहती है कि उसे ये अमल करना चाहिए या नहीं, क्या ये अमल सही है या गलत। वालिदैन की तरफ से जो इखलाकी इक़दार लाशऊरी तौर पर जज्ब होते हैं वो उन्हीं पर सही और गलत के फैसले करता है, और ये सुपर ईगो ही होती है जब किसी गलती पर इंसान के अंदर नदामत और गिल्ट का एहसास पैदा करती है। माशरे में बेशुमार वाक़यात, बेरहमी, नाइंसाफ़ी, जुल्म और जबर इंसानों के साथ इंसानों की जो हैं, इन अफराद में सुपर ईगो डेवलप नहीं हो सकी होती है। वो तमाम ज़िंदगी हिर्स, हवस, तमा और छीन लेने के लिए ही गुजार देते हैं, और वो सही और गलत के तस्वुर से आरी होते हैं। बच्चे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस की डेवलपमेंट बच्चे के एक्शन यानी कि अमल के साथ मुंसलिक होते हैं। नेगेटिव इमोशंस जिसमें एंगर यानी गुस्से के साथ अटैक, हमला का एक्शन होता है। फियर, खौफ के साथ एस्केप यानी कि फरार हो जाने का। डिस्गस्ट, नफरत के साथ एक्सपेल यानी कि बेदखल हो जाने का। गिल्ट के साथ जो है मेक अमेंड्स यानी कि तरमीम करने का। शेम, शर्म के साथ डिसअपियर और गायब हो जाने का। और सैडनेस, उदासी के साथ विड्रॉ, अलग हो जाने का एक्शन शामिल होता है। जबकि पॉजिटिव इमोशंस के साथ देखा जाए कि कौन से एक्शंस मुंसलिक होते हैं बच्चे के, तो मुस्बित जज्बात का जॉय, खुशी के साथ बच्चा खेलता है, प्ले। इंटरेस्ट, दिलचस्पी के साथ एक्सप्लोर करता है, मजीद दरियाफ्त करता है। प्राइड, फख्र के साथ ड्रीम, ही ड्रीम्स बिग, बड़े ख्वाब देखता है। जबकि ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी के साथ बी प्रो सोशल, वो समाजी बहबूद की तरफ माइल होता है। इन हक़ाइक़ के बाद साफ आया है कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, और इस स्लेट पर एज अ रोल मॉडल हम जो लिखते हैं बच्चा बड़ा होकर वही डिलीवर करता है। हम और आप आज जो बीज बो रहे हैं, आगे चल के उसके मीठे और कड़वे फल के जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम अपने बच्चे के सामने मोहब्बत, हमदर्दी, इंसानियत और कुर्बानी प्रैक्टिकली एज अ रोल मॉडल बनकर दिखाएंगे, तभी ये औसाफ वो अपनाएगा। तो फिर हमारी खुद गर्जी, नफरत, तजलील, मादा परस्ती, बेहसी को अपनाने के बाद जो बच्चे बन रहे हैं, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है। हम उनको जो बना रहे हैं वो बन रहे हैं। स्कूल बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ी दरसगाह होती है। बड़े बड़े स्कूल भी बच्चों को बेहतर ज़हनी सेहत देने से आ रही हैं। स्कूलों का बड़ा नाम सिर्फ नंबर और 1 स्टार ग्रेड के साथ ही मुंसलिक है, और कामयाबी का अल्टीमेट गोल सिखाया जाता है कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं और फिर इन्हीं ममालिक में बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी पोस्ट पर नौकरी करें। और अमेरिका और यूरोप के ममालिक हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे वालिदैन की मेहनत को मुंह मांगी कीमत पर ख़रीद देते हैं। हमारे बच्चे हमारे अपने मुल्क में इनजस्टिस, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ और इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इन तरक्की याफ्ता ममालिक की चकाचौंध और ऑफर के आगे हार मान लेते हैं। और हम बीइंग अ पाकिस्तानी फिर इस आस और उम्मीद में कि किसी मसीहा और रोल मॉडल का इंतजार करते हैं कि कोई तो आएगा इस बद से बदतर हालात से निकालेगा हमें। मगर जिन बच्चों को ये काम करना है, जिनको रोल मॉडल बनना है, वो उस जगह पर नहीं है। पर उस जगह पर ऐसे लोग ले लेते हैं जो कि लोगों की इग्नोरेंस, उनकी कमजोरियों और जज्बात को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये एक विशिष्ट साइकिल है जो कि मुसलसल चलता चला जा रहा है। और जब तक इस मसले पर नहायत संजीदगी से काम नहीं किया जाएगा, ये
हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हमारा मीडिया हमारे बच्चों की जहनी सेहत के लिए जहर कातिल का किरदार अदा कर रहा है। मीडिया बच्चों के जहनों में नेगेटिव इमोशन मुसल्लत कर रहा है, जिसमें फियर, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, एंगर, ब्लेम और ह्यूमिलिएशन शामिल है। मीडिया में इंसानी रिश्तों की इज्जत और तकद्दुस को डिसेंसिटाइजेशन के अमल से हमारे बच्चों के जहनों से पामाल किया जा रहा है। हम सब आज के मटेरियलिस्टिक दौर और मादियत परस्ती दौर में एक दौड़ में लगे हुए हैं और अपने बच्चों को भी तेज से तेज भागने की तरगीब दे रहे हैं, ये देख के बगैर कि इस ना खत्म होने वाली रेस में हमारा बच्चा अपनी किन किन छोटी छोटी खुशियों से महरूम होता चला जा रहा है, उसका सांस कितना फूल गया है, उसकी बर्दाश्त कब खत्म हो गई है। हम जो भी करते हैं इसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं, मगर बकौल सुकरात की खुशी क्या है? सुकरात कहता है कि हैप्पीनेस इज नॉट हाउ मच यू हैव बट अबाउट हाउ यू स्पेंड एंड हाउ यू सर्व व्हाट यू हैव। इस सिलसिले में दो रिसर्च की मैं रिजल्ट्स आपको बताता हूं कि एक तो यह है कि इंक्रीज इन मटेरियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिज्म इज रिलेटेड टू पुअर मेंटल हेल्थ एंड डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन एफिलिएशन, जबकि दूसरी रिसर्च में कहा गया है कि इंडीड देयर इज इंक्रीजिंगली न्यूरोसाइंटिफिक एविडेंस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन काइंडनेस, कंपैशन एंड वैरायटी ऑफ हीलिंग प्रोसेसेस। आखिर में ये बात करना चाहता हूं कि बच्चों की जहनी सेहत में मजहब, मजहबी रुझानात और स्पिरिचुअलिटी का भी मुस्बित किरदार होता है। मगरिब जहाँ पर मादियत परस्ती और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बावजूद नफ्सियाती अमराज और ख़ुदकुशी का तनासब बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वो अब हेल्थ की डेफिनेशन में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कंपोनेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल यानी कि रूहानियत और मजहब को भी शामिल करने का सोच रहे हैं और अमेरिका में कई जगहों पर इसकी टीचिंग भी की जा रही है। मगरिब ने अब यह बात अखज़ कर ली है कि मजहबी रुझानात, इबादत, खुदा पर ईमान और भरोसा और इंसानियत के लिए बेलौस काम करने वालों की जिस्मानी और जहनी सेहत पर नहायत मुस्बित असरात मुरतब होते हैं, खासकर जब इंसान किसी फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस में हो, बेरीवमेंट और लॉस की हालत में हो या फिर जिंदगी की शाम आ गई हो। अपनी आज की आखिरी बातों का इख्तिताम मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक मशहूर कोटेशन पर करना चाहता हूँ, जिसमें आइंस्टाइन कहता है, The world is a dangerous place not because of those who do evil. The world is a dangerous place not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. बहुत बहुत शुक्रिया।